किस्मत चुगताई द्वारा लिखी कहानी जवानी। जब लोहे के चने चप चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पाजामे इतने छोटे हो गए कि वालिस्त वालिस्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे जरा आगे ढलका कर जरा सा घुटनों में झूल दे दिया जाए। हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल हैं कि काबू ही में नहीं, लटे फिसली पड़ती हैं, बाल बहे जाते हैं और मांग तो गायब। मगर माँ 8वीं रोज कड़वा तिल छोड़कर मैं ढियाँ न बांधी तो जिंदगी जीरन हो जाए। गो मुँह लिए कंगूरे के तबाक की तरह मुड़ा मुड़ा लगने लगता है, पर बालों से तो जान छूट जाती है, जैसे किसी ने सर घोट के बालों के बबाल ही से नजात दिला दी। ना जाने ये मैं फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती हैं। और पाँव तो जैसे फावड़ा, क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी थी बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के तो बस के आने लगती। ये डबल निगोड़ा जैसे खूंटा। सज्जों की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी जब उसकी शादी होगी तो। बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर सवराती भैया आए थे, ऐसे गौर से उसका मुँह तक रहे थे, भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नू ने जल्दी से कुछ पहुँचने के बहाने नाक उड़नी से छुपा ली। सरवाती भैया झेंप गए, समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये। एक काश वो सुलोचना होती या माधुरी का कजन ही सही। अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता, कुछ टोटा तो आना जाता उनके खजाने में। अगर जरा वो गोरी ही होती और कामचोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग से बनाते तो क्या हाथ सड़ जाते उनके। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैकर करते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता के बगल में फोड़ा निकला होता। बापू ने जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीने की खाट गोड़ी थी और खुरपियाँ तक ना हिलाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। खपरेल में न जाने दिन में कई घंटे एंडती। पिछले चंद महीने में उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूल न खाली अज इल्लत नहीं। जब कभी माँ पर ये बवाल छा जाता है, एक आध बहन या भाई रात भर रह करने और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियाँ बस दोपहर को सताती हैं। इस कान से उड़ा दूसरे पर अन मरे, वहाँ से उड़ी तो नाक पर तन आए, वहाँ से नोचा तो आँख के कौए में घुस जाती हैं। 2 घड़ी भी ना हुई होगी कि दुपट्टा के छेद में से यलगार बोल दिया और ऊपर से माँ टकराई। मौत पड़े तेरे सोने पर, उठ सरवाती को रोटी दे। गर्दन पर से मेल की बत्तियां छुटाती छींके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर सवराती भैया लाल चार खाने का अंगोछा भींच रहे थे। छपाछप से मैली मैली बूंदें उछलकर उनकी अधमिची आंखों और उलझे हुए बालों पर पड़ रही थीं। वो रोटी रुख के पास ही घुटने पर ठोंडी रख के गौर से उन्हें देखती रही। उनके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जीना घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसी खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए डंडों और रानों की मछलियाँ हर छपाके के साथ उछलती थीं। सवराती भैया अंगोछा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े नेवाले साग की कमी का गला करते हुए निकलने लगे। पाड़ी
उन्होंने सूखी रोटी के मुहित नेवाले को गले में जकड़ते हुए कहा और जन्नू ने घबराकर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वो गरूर से यह काम सादर करती उठी। हम कर देंगे कुट्टी, शरावती रोटी के किनारे खाते हुए बोला। तुम खेत जाओगे? वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे, वो गरूर से एक अमीक डकार लेकर बोला। ओए नक रहने दो, वो चली। कहते हैं तुझसे कुट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी, सबराती ने प्यार से डांटा। सबराती को क्या, उनके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं? ऐसी भी क्या चोट चपेट? झप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से 2-4 घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करके खुद कुट्टी के गड्ढे को बिचोरकर गड्डियां बनाने लगी। झेप, हटो हम कुट्टी कर दें। सबराती ने पर ढकाल लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू किया। वो इतरा कर गंडासा संभाल कर बैठ गई, गोया उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफा कहो तो सुनती ही नहीं। ला उधर गंडासा। वो गंडासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगे और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गंडासे के नीचे बिछाकर बोली। ले अब करो कुट्टी, मार दे। हटाओ कि हम सच्ची मार दे, वो गंडासा तौल के बोली, जैसे सचमुच मार ही तो देती। मार, तेरे कलेजे में बूता हो तो मार देख। और जो वो मार ही देती, कचर कचर सारी उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात थी? कोई जबरदस्ती थी उनकी। अब मारती क्यों नहीं? सबराती भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होंठ दूर तक फैल गया। गंडासा छीन लिया गया और जिन्नू खिसिया गई। ना जाने उसके सख्त और खुदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर पसीना में डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां कैसी फुर्तीली होती हैं। जन्नू का बस चलता तो वो उनके भूखे कुत्तों को अपनी रोटियां भी खिला देती, मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी से मोटी रोटी खौफ कितनी ही जली और अधकचरी क्यों ना हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी न थूपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भत्ती औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी दिन बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी? एक खजाना थी जो कम ही न हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गजालत फैलाने के लिए तैयार कर लिए थे, पर वैसी ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जबकि रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकारना शुरू किया। मोहल्ला की कुल मुस्लिम बीवियाँ ठीकरे और हांडियों में बदबूदार चीज़ें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगी। मोटी दोहर की बछड़े की रस्सी की मदद से खपरेल के कोने में तानकर माँ लिटा दी गई। बच्चों ने मिमियाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूंस दिया और माँ खुद को निहायत पेचदार गालियाँ देने लगा, जिनका मरहूम जन्नू किसी तरह न समझ सकी। सबराती भैया 2-1 गालियाँ जुओं वगैरह को देकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े, पर जन्नू माँ की सिंघाड़े सुनती रही। उसका कलेजा हिला जाता था। मालूम होता था कोई माँ को काटे डाल रहा है। औरतें ना जाने इस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थीं। जन्नू को ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे माँ का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है और एक नामालूम दुख की धड़कन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वो एक सुर्ख गोश्त के लोथड़े को कूदड़ में रखा देखकर
कतई फैसला न कर सकी कि उस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं जो माँ ने गुज़श्ता सब झेला था। पता नहीं माँ ने दूसरे गलाजत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों के गोबर की संधान मची खुची सानी की बूक के दरमियान फटे हुए कूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीभ ही जीभ लेट जाते। फटी हुई रोई की गुट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसीट कर एक दूसरे में घुसना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी दबे। इस बेसर और समानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे। रसूलन हुगवा की टांग घसीटती और नत्थु मोती के कूल्हे में काट खाता और कुछ नहीं तो सब रातें ही घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियाँ देती तब जरा सोते। रात को वो अफरा तफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश न रहता, पैर कहीं तो सर कहीं। वाज वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता। रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उगता कर अगर कोई बच्चा चूं भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें निकालकर चीखती और फरियादे बिसूर कर रहा जाता। और जन्नू तो सबसे बड़ी थी, मगर जन्नू को खूब मालूम हो गया कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कैसी ही सड़ांध आए। जी बिल्कुल नहीं घबराता। मूरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मज़े से लौटता है और उसमें बात भी ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्नू को देकर दाई से पेट मलवाने कोठरी में चली जाती या अपनी सहेलियों से कोई निहायत ही पोसीदा बात करती होती तो वो भैया को गोद में लिटाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती मगर उसका जी मितलाने लगता। पिलपला सड़े हुए दूध की बू। वो सोचने लगती कि कब वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा और फिर वो उसकी छोटी छोटी मिच्छू और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों का तसव्वुर करती। उसे यकीन न आता था कि कभी यही खमीरी गलगला लकड़ी का खंभा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहना गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यही बढ़ जाए। इतना खाते हैं फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर सब राती भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहले ही धुतकार में सो जाते पर जन्नू पड़ी पड़ी जागा करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से वे इख्तियार होकर लिपट जाती। सब राती भैया कब तक आएंगे अम्मा? उसने एक दिन पूछा माँ से। बैसाख में उसका ब्याह है, अब तो ससुराल ही रहेगा, माँ गेहूँ फटकती हुई बोली। अरे, उसे किस कदर हैरत हुई। घसीटे चाचा के ब्याह में बस क्या बतला या जाए क्या मज़ा आया था। रात रात भर बस गाना और ढोल। सुर्ख टोल की दुपटैया तो किस साल से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जब ही तो सबराती भैया ने उसके क्या जोर से चुटकी भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो फिर सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाड़ ओढ़नी तो वैसी धरी थी। फिर वह तो अभी दूर था पर न जाने उसे क्या हो गया था। वैसे तो कुछ नहीं, बस जी था कि लौटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ न होता तो वो फिर भूखी ही मर जाती। कैसा जी भारी भारी रहता। माँ उसके छोटे पकड़ पकड़ कर हिलाती पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरते में उसे कई दफ़ा चक्कर आ गया और एक दफ़ा तो वो गिर ही पड़ी दहलीज पर। नाजों की कमर लचक जाती है, माँ ने दोहतड़ मारकर कहा और अपना सा पीला चेहरा देखकर तो वो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुबड़ी गुड़िया मरी थी तो कई दिन पहले धड़ाम से मोरे में गिरी और बस घिष्टा ही करती थी। अरे ये तुझे हो क्या गया हैरान? माँ ने उसे पुज मुर्दा देखकर पूछ लिया और वो उसे वे तरह टटोलने लगी।
जन्नू की बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी, ये किसका है? उसने उसकी चोटी उमेटकर कहा। क्या? जन्नू ने डर के पूछा। अरे यही तेरी करतूत, बच्चा बनती जाती है, मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नू को इतना मारा कि 2.5 सेर घी फेंकने पर भी न मारा होगा और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्देखोर, बता तो आखिर कुछ। वो थककर जन्नू को फिर पीटने लगी और फिर उसने न जाने क्या क्या पूछ डाला। वहाँ था ही क्या, रात को उसने अपने बाप की गालियाँ और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में अड़ा लिए और खाट पर औंधी हो गई। पर उसे बड़ी हैरत हुई कि वो साथ साथ सवराती भैया को क्यों गंडासे से काट डालने की धमका दे रहे थे। वैशाख में तो उनका ब्याह होने वाला था, जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भराया